तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मास्टर JNMT। कैसा है आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग का सामाजिक विज्ञान में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाला। क्या 10th का सामाजिक विज्ञान में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाला? क्यों? क्योंकि मैं जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेकर आ गया हूँ आज क्या, तो 10th BSc एग्जाम 2024 क्या 10th BSc बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 के लिए ओनली वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। इसका तो सामाजिक विज्ञान का ओनली वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया जो सूर्या बैच के साथ। किसके साथ? तो सूर्या बैच के साथ लेकर आ गया हूँ, जो सीधा परीक्षा हॉल में क्या सीधा एग्जाम हॉल में छापने वाला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछता है संस्कृत में। देखिए जीत है तो जीत है, जीत है तो क्या जीत है। और अब की बार 450 पार आप लोग का करना, क्योंकि पिछले साल 2023 में एग्जाम दिए थे, बहुत से स्टूडेंट ने 400 पहुंचाए थे, 430 445 पहुंचाए थे, लेकिन आप लोग का बारी है 450 प्लस करने का, 450 प्लस करने का। तो बस चलता हूँ अब समय को बिना स्किप किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रूस में क्या अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? क्या रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? ऑप्शन में क्या हो रहा है? बोल रहा बोल्शेविक, बी में क्या हो रहा है? मेंशेविक, सी में बोल रहा सर्वहारा वर्ग, और डी में क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दूं किसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी अर्थात क्या मेंशेविक। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? तो मेंशेविक कहलाया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड में इसका बोलने का मतलब क्या है कि बाओदाई की सरकार कहां थी? बाओदाई की सरकार कहां थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में या हनोई में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो इसका करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाओदाई की सरकार कहां थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। क्या दक्षिणी वियतनाम में है। आगे चलते हैं, सेकंड हो गया थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में क्या बोल रहा है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? क्या उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का को जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1965 में, 1975 में या 1976 में? तो बता दूं कि तीन का तो करेक्ट आंसर है और राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या 1976 में। क्या 1976 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का क्या एकीकरण किया गया था। आगे चलते चौथा क्वेश्चन पे। चौथा में क्या बोला कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मतलब इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, विक्टर इमैनुअल ने या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर चार का? तो बता दूं कि चार का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विक्टर इमैनुअल ने। क्या इटली के एकीकरण का पूर्ण जो योगदान था वो किनका था? तो विक्टर इमैनुअल का था। चार का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे पांचवा में चलते हैं। पांचवा में क्या है? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस मतलब हिगेल का व्यक्ति का नाम है, वो कौन सा देश का दार्शनिक था? फ्रांस का था, इटली का था, जर्मनी का था या ऑस्ट्रिया का था? तो बता दूं कि पांच का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, जर्मनी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। पांच का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं। हम क्या बोला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या जर्मन राइन का राज्य का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? लुई, क्या लिखा हुआ, लुई 13वां ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने? तो बता दूं कि छह का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा था। क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण करवाया था, इसलिए छह का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। देखिए ये सब इसको पहले भी मार लीजिए आप लोग। क्या वेरी इंपोर्टेंट फॉर BSc एग्जाम 2024 के लिए। एकदम सेम टू सेम एग्जाम हॉल में बिना पूछे नहीं रहेगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहे केवल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे चलते सातवां पे। सातवां में देखिए क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था या संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था या यूरोपीय संघ ने किया था? तो क्या होता है राइट आंसर? चलिए इसको तीन एक ऑप्शन दिया गया है, बता दूं कि सात का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की संस्था स्थापित किया था, इसलिए सात का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आठवां पे चलते हैं। आठवां में क्या बोला, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज होता है, याद रहते भर में भी कंफ्यूज होता है। सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है या महामारी है? क्या बोला, प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं आता है। तो सुनामी तो भाई आएगा, बाढ़ भी आएगा, भूकंप भी आएगा। तो साठ का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी होगा था। क्या महामारी करेक्ट आंसर होगा। क्या महामारी है जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं। नौ में क्या वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? मतलब 1934 में बिहार में कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था? सुखाड़ आया था, बाढ़ आया था, भूकंप आया था या सुनामी आया था? तो बता दूं कि नौ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन
सी। भूकंप आया था कब? बिहार में 1934 में। क्या 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ये क्या है? तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है भूकंप। आगे 10वां में चलते हैं। 10वां में क्या बोला? कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? क्या कच्छ प्रदेश क्या बोला? किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2 से या जोन 3 से या जोन 4 से या जोन 5 से? तो क्या हो गया 10 का राइट आंसर? बता दूं कि 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, जोन 5 से। क्या? जोन 5 से संबंधित है कच्छ प्रदेश। आगे चलते हैं 11 में। 11 में देखिए 11 में क्या बोला? महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? महासागर तल में जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं? तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनामी। क्या महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। आगे चलते हैं 12 में। 12 में क्या बोल रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मतलब क्या लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद किया जाता है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या सूक्ष्मदर्शी का? तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? बता दूं कि 12 का जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, इंफ्रारेड कैमरा। क्या मलबे के नीचे क्या बोल रहा है कि दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 12 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी हो गया था। आगे 13 में। 13 में क्या बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन भारत का 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में? तो क्या हो गया 13 का राइट आंसर? तो बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये हो गया, भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। चलिए आप लोग को बता दूं कि अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन होने पड़ेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, वहां से पीडीएफ प्रतिदिन मिलेगा। और लाइव क्लास भी चल रहा है। क्या प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रहा है। क्या कितना? तो 7:30 में 7:30 PM में प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रहा है। तो लाइव क्लास में जुड़ के भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी, पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर के। आगे चलते हैं 14 में। 14 में क्या है कि एनकुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनकुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? पोलैंड के, चिली के, घाना के या मैक्सिको के? तो 14 का बता दूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, घाना के। क्या एनकुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। आगे 15 में चल रहे हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद के द्वारा? तो क्या होगा राइट आंसर? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्या बोला कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे चलते 16 में। 16 में क्या बोला? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्या हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो कौन सा है? कोलकाता रिसरा है या कोलकाता कौन नगर है या कोलकाता मोदनीपुर है या कोलकाता हावड़ा? देखिए सभी कोलकाता के अंतर्गत स्थित है, लेकिन कौन कौन है? रिसरा है, कौन नगर है, मोदनीपुर है या हावड़ा है? तो बता दूं कि 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? डी को कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो कोलकाता के अंतर्गत कहां? हावड़ा में है। आगे 17 पे। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन? सबसे छोटा रेलवे जोन भारत का कौन हो जाएगा? उत्तरी रेलवे या उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी तटवर्ती रेलवे? तो बता दूं कि 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया। क्या? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। आगे 18 में। 18 में क्या बोल? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में? तो 18 का बता दूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्या? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। 19 में बोल रहा क्या कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला क्या बोल रहा? सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था भाई? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चेन्नई में। क्या? हाँ, तो चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अगला बोल रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? क्या बर्मिंघम भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जा रहा है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को या रेवाड़ी को? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जमशेदपुर को क्या बोला जाता है भारत का? तो बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। आगे जाते हैं 21 में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या इनमें से सभी है? क्या बोला? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से आता है? तो किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोयला। कोयला क्या है? तो जीवाश्म के अंतर्गत आता है, जीवाश्म
ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला। आगे चलते हैं 22 में क्या बोला, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1978 में बाघ परियोजना? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1973 में। क्या 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था, इससे 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 23 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो क्या हो गया 23 का ऑप्शन डी असम। असम, असम क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो असम में है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे 24 में क्या बोला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो क्या हो गया, बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या चंपारण आंदोलन? बता दो कि 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया, क्या बारदोली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं 25 में, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्री राजगोपालाचारी को, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, या खान अब्दुल गफर खान को, या लाला हरदयाल को? तो बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, क्या खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बस आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त है। मात्र 25 ही क्वेश्चन लेकर आए थे आज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और लाइव क्लासेस में प्रतिदिन ज्वाइन होने के लिए 7:30 बजे शाम ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।